हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और पैराबोला में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल बच्चे ये लेक्चर्स उसी के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आज का अपना जो लेक्चर होगा उसमें अपन फोकल कोड से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स है वो देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूरे इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले फोकल कोड होता क्या है तो देखिए, इस वाले पैराबोला के लिए बात करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये वाला पैराबोला जो होता है, तो ये वाला पैराबोला ये होता है। अब फोकल कोड क्या होगा? ऐसा कोड जो कहां से पास हो? a,0 से। तो इस वाले कोड को अपन क्या बोलते हैं बच्चे? फोकल कोड। तो ये PQ जो है वो क्या कहलाता है? अपना फोकल कोड। ऐसा कोड जो पैराबोला के फोकस से पास हो, फोकल कोड कहलाएगा। ठीक है ये बात। अब अपन जो देखेंगे बच्चे, फोकल कोड से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स देखेंगे अपन इस पैराबोला के लिए देखेंगे। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर अदर पैराबोलाज के लिए क्या होगे? तो अदर पैराबोलाज के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप देखो, वहां जो चीज अपन इसके लिए कर रहे हैं ना, वैसे आप किसी भी अदर पैराबोला के लिए निकाल सकते हो। पर जो ज्यादातर 99% टाइप क्वेश्चंस आता है वो इसी पैराबोला के लिए आते हैं। तो इसलिए मेन अपन इस पे फोकस रखते हैं। बाकी जो पैराबोला है उनका बहुत कम क्वेश्चंस आता है। अगर आएगा तो ये जो मेथड्स अपन देखेंगे उनका यूज करके आप निकाल सकते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चले, हाँ। तो अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला दिस, इसके तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है उसको अपन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बताइए बच्चे, जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन अगर किसी कोड के एंड्स PT1 और QT2 है, अगर किसी कोड का इक्वेशन जिसके एंड से हो, तो बताओ इस कोड का इक्वेशन लिख सकते हो क्या तुम? इस कोड का इक्वेशन कल अपन ने याद किया था, कोड PQ का इक्वेशन 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2। ये वाला अपन ने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था कि अगर इस पैराबोला के दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो उस कोड का इक्वेशन क्या होगा बच्चे? PQ का इक्वेशन ये होगा। अब ये फोकल कोड है तो इसके लिए क्या करें बच्चे? ये फोकस से पास हो रही है a,0, तो इसमें डाल दीजिए बच्चे a,0। अगर आप इसमें a,0 डाल देते हैं तो क्या मिलेगा? ये 2a माइनस 0 प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर है? 2a माइनस 0 2a प्लस T1 T2। तो बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल अच्छे से। हाँ, तो यहां से देखिए बच्चे, T1 T2 का वैल्यू कितना आ गया? -1। तो यही लिखा हुआ है कि T1 T2 क्या होगा? -1 होगा। T1 T2 -1 होगा। और ये सेम वैसा ही है जैसे M1 इंटू M2 -1 होता था। दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए M1 M2 -1 होता था क्या? तो सेम वैसा ही कुछ है बच्चे ये M1 M2 -1। तो अब देखिए बच्चे, तो वहां पे अपन एक चीज बोलते थे कि अगर एक लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता था? माइनस का 1/m। अरे माइनस और उसका उल्टा। तो ऐसा ही बच्चे देखो यहां पे, इफ वन एंड ऑफ फोकल कोड इज दिस PT, मतलब अगर इसको अपन T बोल दें, इसके पैरामीटर को T बोल दें, तो T2 क्या आएगा? तो देखिए बच्चे, T1 T2 -1 है तो T1 को T पुट करोगे, यहां T1 को T पुट करोगे तो T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? T2 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? -1/T। तो यही बात बोल रहा है कि अगर इसके एक एंड का जो पैरामीटर T है तो दूसरे एंड का पैरामीटर क्या हो जाएगा? -1/T। तो फिलहाल याद ये रखना है, अगर T1 T2 फोकल कोड के एंड से है तो T1 T2 होगा -1, कि पैरामीटर्स का प्रोडक्ट होगा -1। तो ये सीधा सीधा अपन याद रखेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है? हाँ, इसका यूज कैसे होगा, कहां होगा? बिल्कुल होगा, बहुत सी जगह इसका यूज आएगा। अगर फोकल कोड के एंड से T1 T2 तो T1 T2 होगा -1, बिल्कुल बहुत बार यूज होएगा, इसलिए सीधा सीधा लिखा है। और यहां पे मैं केवल वही प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जिनको अपने को याद रखना है, तो मैं क्लियरली लिख के दूंगा, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं। ये याद रखना है मतलब लिखा है राज, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा। कोई हाँ कहीं पे भी चले जाओ याद करना ही पड़ेगा, दैट्स ऑल। हाँ, तो पर ये भी इंश्योर कर रहेंगे कि अपन जो फॉर्मूलेज याद कर रहे हैं वो मिनिमम हो। हाँ, उसका गारंटी
तो वो आप पूरा देखोगे तब समझ में आएगा। तो देखिए, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला की फोकल कॉर्ड का लेंथ। अब दो तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, या तो वो एक एंड का पीटी दे दे, मतलब एक एंड का आपको क्या दे दे, वो पैरामीटर दे दे। दूसरा तरीका है कि वो जो फोकल कोड है विच मेक्स एंगल थीटा विथ पैराबोला एक्सिस। तो ये जो फोकल कोड का लेंथ है बच्चे, वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो देखिए बच्चे कि अगर इसका एक एंड टी, तो पहला वे तो पीटी, ये गिवन है आपको कि इस फोकल कोड का लेंथ बताओ जिसका एक एंड क्या है, एक एंड पी है और ये क्यू। अब क्यू अपन अपने आप लिख सकते हैं -1/t²। अरे ये तो अपने आप ही लिख देंगे। अगर फोकल कोड का एक एंड दिया है बच्चे, एक एंड दिया है, तो दूसरा एंड तो अपन अपने आप ही लिख देंगे। भाई ये पीटी है तो ये क्यू -1/t होगा। अभी भी देखा है, बिल्कुल। तो अब बच्चे इसका लेंथ, फोकल कोड का लेंथ क्या हुआ, लेंथ इक्वल टू पी क्यू, लेंथ इक्वल टू पी क्यू। फोकल कोड का लेंथ क्या हो गया, पी क्यू, पी से लेके क्यू तक। अब तुम बोलोगे सर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, बिल्कुल बच्चे लगा सकते हो और आराम से ला सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आ जाएगा। यहां से यहां तक की लेंथ निकालना है तो एक तरीका है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल लगा सकते हो, ला सकते हो, तो इसलिए वो ला सकते हो। पर मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर देता हूं। तो अपने को देखो इसका पी एफ प्लस क्यू एफ कर लेते हैं। पी एफ, पी से एफ प्लस क्यू से एफ, क्योंकि इनके मेरे को फॉर्मूले याद है। तो पी एफ क्या, ये फोकल रेडियस है, तो ये क्या होता है a प्लस एक्स, एक्स मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, इसका p, ये at² 280 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, q जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a/t² माइनस 2a/t। तो भाई बच्चे अपने को पता है फोकल कोड का लेंथ pf, फोकल डिस्टेंस, अरे pf a प्लस एक्स मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, सबको याद होना चाहिए। और प्लस QF ये वाले के लिए, तो ये हो जाएगा a प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट a/t²। तो इसके बाद में इसको थोड़ा अच्छे से कर दो, a कॉमन आ जाएगा, t² प्लस 1/t² प्लस 2, a कॉमन लोगे तो, और ये a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ये चीज आप ला सकते हो बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी आप ला सकते हो, और शायद कहीं ना कहीं पहले निकाला भी होगा आपने। तो अगर फोकल कोड का एक एंड दिया है तो इसका लेंथ ये होगा। अब इसके बाद में ये लेंथ नहीं देके क्या दे दे, विच मेक्स एंगल थीटा विथ पैराबोला एक्सिस, पैराबोला एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही, तो ये थीटा, तो इसका लेंथ बताओ। थीटा दिया तो इसका लेंथ बताओ। तो अब लेंथ कैसे निकालें, तो अब लेंथ अगर आपको निकालना है बच्चे, तो देखो क्या होगा, अगर एंगल थीटा दिया है तो लेंथ कैसे निकालोगे। तो इसके लिए बच्चे, इसके लिए अब लेंथ तो यही है, इसको थीटा में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो बच्चे, इस एम पी क्यू कितना है, एम पी क्यू, इस लाइन, इस वाली लेंथ को अपन थीटा में कैसे लेके जा रहे हैं वो देख लो। तो एम पी क्यू, इस वाली लेंथ, इस वाले का स्लोप 2/t1 2/t1 प्लस t2, याद किया हुआ है। यहां पे t की जगह क्या है, यहां पे एम पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/t1, पहले की जगह t है, और t2 की जगह में क्या है, माइनस का 1/t, तो t1 माइनस t इज इक्वल टू, और इस लाइन का वैसे स्लोप देखा जाएगा तो क्या होगा, स्लोप देखा जाएगा तो क्या होगा, टेन थीटा। तो इस वाली लाइन का स्लोप अगर देखा जाएगा तो वो क्या होगा, टेन थीटा। भाई पी क्यू का स्लोप दिख रहा है सबको, आराम से देख सकते हैं ना पी क्यू का स्लोप, तो ये टेन थीटा होगा। तो बताओ बच्चे, यहां से मेरे पास t1 माइनस t2 का वैल्यू आ गया है, t1 माइनस 1/t2 इज इक्वल टू 2/10 थीटा। देखो t1 माइनस t2 इधर ले जाओ, इधर इसको ले आओ, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई t1 माइनस t2 उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, 2/10 थीटा मतलब 2 cot थीटा आ गया, 2 cot थीटा अपने पास इसका वैल्यू आ गया। तो अब इसको अपने को चेंज करना है थीटा के टर्म्स में। तो देखो बच्चे, इसको क्या लिख सकते हो आप, a, या तो लिख दो इसको, इसका ओपन करके खोल दो, t² प्लस 1/t² प्लस 2। तो यहां से वैल्यू निकाल लो इसका, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो t² प्लस 1/t² और माइनस 2 इक्वल टू 4 cot स्क्वायर थीटा। तो t² प्लस 1/t² का वैल्यू कितना आ गया,
2 प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, जब ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा तो कितना वैल्यू आएगा इसका, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर वैल्यू 2 प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 2 पहले से है तो 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, और 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 4a इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये लेंथ आएगा, ये लेंथ आएगा। तो ये एक बार अपन ने निकाल लिया है। अब इसके बाद ये जो लेंथ है अपने को, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो बच्चे भी अपने से आगे निकल जाएंगे जिनको ये याद है। मान लो अपन ने सोचा कि अपन तो एग्जाम में बैठ के इसको निकाल लेंगे, तो वो बच्चे अपने से शायद 2 मिनट आगे हो जाएंगे एग्जैक्टली जिन बच्चों को ये लेंथ याद है। तो ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए भाई, नहीं तो अपने से पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी। अपन तो आईआईटी वाला पेपर घर पे आके सोल्व कर रहे होंगे। तो इसलिए ध्यान से देख लो, ये दोनों बिल्कुल, इसको अगर थीटा दिया है तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों डिस्टेंसेस अपने को याद होना चाहिए। अगर वन एंड दिया है तो a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, अगर एंगल दिया है पैराबोला एक्सिस के साथ तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख लो, यहां पे मैंने पैराबोला एक्सिस लिख दिया। ये एक्स एक्सिस भी लिख सकता था, पर पैराबोला एक्सिस लिखने के पीछे राज है। अगर आप पैराबोला को ऐसे कर दोगे ना, और इसके बाद भी अगर कोई ये पैराबोला एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है ना, तो इसका लेंथ भी यही आएगा। अगर पैराबोला ये वाला हो तो भी अपन ये इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि अगर कोई कोड है, फोकल कोड है जो पैराबोला एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो उसका लेंथ यही आएगा। तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के लिखा है यहाँ पे। अरे भाई इस पैराबोला को ऐसे घुमा दिया तो क्या ये लेंथ चेंज हो जाएगी? क्या नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान दे बच्चे, ये वाला सेम। बात क्लियर है? तो इसलिए ध्यान से पूरा देख लो, सीधा सीधा बोल रहा हूं, याद करना होगा, नहीं वो बच्चे अपने से आगे चल जाएंगे जिनको ये याद है। तो ऐसा भी अपन नहीं होने देंगे, पूरे नंबर लाने पर टाइम पे भी, है ना। तो इसलिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पैराबोला, जिसका वन एंड दिया हो तो सीधा ये, और अगर वो थीटा एंगल बना रही हो तो सीधा ये। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? पक्का? चलिए तो बच्चे, हाँ अब है पैराबोला, केवल दो है, बहुत अच्छे से याद रखो। पैराबोला दिस, इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड इज दिस, देन फाइंड द अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। तो अगर इस पैराबोला की एक एंड अपने को गिवन है कि एक एंड इसने दिया है, कोई सा भी दिया, जो भी बोल सकते हैं हम, 2,-1, और दूसरा एंड अपने को निकालने को बोल रहे हैं। तो देखो भाई पैराबोला की फोकल कॉर्ड का वन एंड दिया है, देखो वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, अच्छा एक एंड दिया है और दूसरा पूछ रहा है, तो क्या कैसे कर सकते हैं? फोकल कॉर्ड का वन एंड दिया, दूसरा पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? मतलब ये पहली बात तो फोकल कॉर्ड की बात कर रहा है, उसके बाद उसके दोनों एंड्स की बात कर रहा है, मतलब एक ये वाला। तो अपने को क्या याद है इसके रिलेशन में कि हाँ सर T1 T2 -1 होना चाहिए, T1 T2 -1 होना चाहिए। तो ये बात आपको दिमाग में आनी चाहिए। अब ये बात दिमाग में आए तो इसको मैं T1 बोल देता हूं, इसको T2 बोल देता हूं। तो भाई ये तो अपने को पता है। तो अब एक का, अब T1 क्या होता है? P a T1 स्क्वायर, 2a T1। अब a का वैल्यू लाओ, a का वैल्यू कितना है इसके लिए? इसके लिए a का वैल्यू कितना है बच्चे? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है ना। तो a का वैल्यू देखो 8 है, a का वैल्यू यहाँ कितना है? 8। इसका इससे कंपेयर करो, a का वैल्यू तो दिख ही जाएगा बच्चे, 8 है। तो इसलिए ये आ गया बच्चे P 8 T1 स्क्वायर, 16 T1, और दिस इज इक्वल टू दिस। भाई P का कोऑर्डिनेट ये दिया है तो इसको कंपेयर कर दो, x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के। तो यहां से T1 आया -1/2, और यहां से देखो T1 स्क्वायर आया 1/4, तो T1 का वैल्यू आ रहा है +-1/2। तो मतलब दोनों का वो पॉइंट लेंगे, दोनों का कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है बच्चे? T1 का वैल्यू आ रहा है -1/2। तो T1 का वैल्यू आ गया है -1/2, T1 का वैल्यू आ गया -1/2। कॉमन क्यों लिया मैंने? भाई देखो ना, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो ये बोल रहा है T1 का वैल्यू है, ये बोल रहा है दोनों कोई सही हो सकता है। तो अब लेंगे कौन सा? कॉमन ही ना भाई,
ये तभी बनेगा जब कॉमन वाला पुट। तो T1 का वैल्यू ये ले लिया, और बाकी तो मेरा तो ये सजेशन है, देखो ऐसा सिचुएशन है तो अपन इसी से निकाल लेंगे सीधा T1 से -1/2। क्लियर है क्या? ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल, इसलिए 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 ये इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। बाकी समझ में आना चाहिए कि हाँ T1 दोनों का कॉमन वैल्यू लेना है। तो T1 का वैल्यू आ गया, तो बताओ T1 का वैल्यू यहां पुट करते हैं। T2 का वैल्यू, T1 का वैल्यू -1/2 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। T2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 2। तो T2 का वैल्यू 2 आ गया, तो पॉइंट Q क्या आ जाएगा? QA_T2 स्क्वायर, 2A_T2। A का वैल्यू 8 इंटू T2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 इंटू T2। तो इसलिए Q का वैल्यू आ जाएगा बच्चे 32 32 32 तो ये आपका आंसर हो जाए, ये आपका आंसर हो जाए। क्या बात क्लियर है बच्चे? अच्छे से पक्का? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन देख के अपने को समझ आना चाहिए। अच्छा, फोकल कोड के एंड्स की बात कर रहे हैं तो T1 T2 -2, ठीक है। हाँ, अब है इफ लेंथ ऑफ ए फोकल कोड ऑफ पैराबोला दिस एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम वर्टेक्स इज c, मतलब लेंथ देन इसका वैल्यू। तो ये क्या बोल रहे हैं? देखो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है। इसने बोला है कि एक फोकल लेंथ f, देखिए इफ लेंथ ऑफ ए फोकल कोड ऑफ पैराबोला एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से कितनी दूरी डिस्टेंस पे है? b। वर्टेक्स से यहां की डिस्टेंस क्या है? b। और इस फोकल कोड की लेंथ क्या है? इस फोकल कोड की लेंथ है बच्चे c। ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ ए फोकल कोड ऑफ पैराबोला एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस कितना है बच्चे? वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस कितना है? b, और उसका लेंथ क्या है? c। देन इसका वैल्यू चाहिए। अब इसका वैल्यू चाहिए तो ये देखो, ये क्या है? ए बी सी में कोई रिलेशन है? ए बी सी। अब ए क्या है बच्चे? इस वाले पैराबोला के लिए 1,0 मतलब ये वाली लेंथ a है और ये c है। अब मुझे इस a b और c में कोई ना कोई तो रिलेशन चाहिए, तो मैं कैसे लाऊंगा? ध्यान से देखिए बच्चे, यहां जो वैल्यू पूछा है इसका अपन कैसे सोचेंगे कि इस फोकल कोड का लेंथ दिया है और यहां जो पूछ रहा है वो ए बी सी में कोई रिलेशन ही है, तो ये कैसे सोचेंगे? तो इस फोकल कोड का मेरे को लेंथ निकालने के लिए, देखो एंड्स की बात तो नहीं करेंगे बच्चे। अब फोकल कोड की लेंथ निकालने के दो अपने पास तरीके हैं, तो एंड्स के बारे में तो ये कुछ कर ही नहीं रहा, तो वो तो नहीं करें। तो इसके लिए फिर थीटा वाला लगेगा, तो इसको थीटा अपन लेट कर लेते हैं। थीटा लेट करते ही मेरे पास एक चीज आ जाएगा कि c बराबर 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। c बराबर क्या आ जाएगा? 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बात ये कोसेक थीटा तो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंने एज्यूम किया है। तो एज्यूम किया तो देखो, अगर ये थीटा एज्यूम किया तो ये भी बच्चे कितना होगा? थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो अब देखो बच्चे, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, अपने को कोसेक थीटा का एम रखना कि इसको हटाना। तो इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चे? साइन थीटा का वैल्यू इस एंगल, इस वाले थीटा के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या है बच्चे? अरे ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा ये आ रहा है, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा a बाई बी, कोसेक थीटा a बाई बी। ध्यान से देखो, अरे उसका उल्टा कर दिया, तो इसलिए यहां पे वो वैल्यू पुट कर दो 4a इंटू कोसेक थीटा a बाई बी का होल स्क्वायर। तो c बराबर 4a क्यूब बाई बी स्क्वायर। किसका वैल्यू चाहिए? बी स्क्वायर। तो देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करो, बी स्क्वायर बाई a क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो यही आपका आंसर। तो अब इस क्वेश्चन को देख के कि मैं कैसे, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, तो उसके लिए ये थोड़ा ध्यान से सोचिए। जो मैंने बोला है कि भाई लेंथ अपने को निकालनी थी फोकल कोड की, तो वो मैंने कैसे निकालने की सोची कि फिर वो एबीसी में कोई रिलेशन है, तो फिर अपने थीटा अज्यूम करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, प्रूव दैट semi-latus rectum of parabola is the harmonic moon of segments of any focal chord of the parabola। तो ये बहुत ही गजब का रिजल्ट है, सभी कॉनिक सेक्शंस के लिए वैलिड है, चाहे पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो। तो इसको मैं याद तो आपको प्रॉपर जगह पे कराऊंगा, अभी पहली बार आ रहा है तो इसको अपने को प्रूव करना है, तो इसको अपने को प्रूव करना है।
तो इस वाले पैराबोला के लिए अपन इसको प्रूव कर रहे हैं, बाकी याद अपन सबके लिए यूज करेंगे इसको, तो वो मैं याद भी करा दूंगा प्रॉपर जगह पे। तो इसने बोला है प्रूव दैट सेमी लेटस रेक्टम। अब सेमी लेटस रेक्टम क्या होता है? 2a। सेमी लेटस रेक्टम होता है 2a इज द हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कोड। कोई भी एक फोकल कोड बना लो भाई, AP, ये फोकल कोड बना ली। अब इस फोकल कोड के सेगमेंट्स कौन हुए? इस फोकल कोड के सेगमेंट्स कौन हुए? PF। ये सेगमेंट्स बोला है ना, ये सेगमेंट्स कौन है? इस सेगमेंट्स कौन है? PF और QF। एक सेगमेंट ये है फोकल कोड का, दूसरा सेगमेंट ये। भाई समझ रहे हो ना, एक सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये। तो इस फोकल कोड के सेगमेंट्स कौन है? PF और QF। तो इसने बोला है कि जो 2a है, सेमी लेटस रेक्टम है, जो 2a है वो इनका हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन अपने को पता है, दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन ऐसे ही लिखते हैं क्या? तो ये अपने को प्रूव करना है, एक्चुअली ये अपने को प्रूव करना है भाई। सेमी लेटस रेक्टम, इस फोकल कोड के जो ये दो सेगमेंट्स हैं उनका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का अपन ऐसे लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो बोलो बच्चे, अब कैसे स्टार्ट करें? कैसे स्टार्ट करें? तो इस बार क्लियरली मेरे को पता चल रहा है थीटा से मेरा काम नहीं बनने वाला, तो इसलिए मैं इसको ले लूंगा t और इसको ले लूंगा माइनस का 1/t। इसको t तो ये माइनस। अब PF क्या होगा? PF होगा a प्लस AT²। अरे a प्लस एक्स ना। और QF क्या होगा? a प्लस a/t²। इसका x कोऑर्डिनेट यही होगा ना q का, 1/t a इंटू a/t² है ना, और इसका p AT²। तो x कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए। तो ये PF QF हो गया। तो इसका RHS देखो, इसका RHS से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। RHS से 2 टाइम्स PF का वैल्यू a प्लस AT²। QF का वैल्यू बताओ बच्चे, QF का a प्लस a/t²। और इसका PF a प्लस AT² और a प्लस a/t²। तो बोलो बच्चे कैसे आएगा? देखो RHS थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक a यहां से कॉमन, एक यहां से कॉमन, तो 2a² कॉमन आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस t², 1 प्लस 1/t²। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा प्लस 1/t² प्लस t² प्लस 1 ऊपर ही आएगा। नीचे से a कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? t² प्लस, देखो a कॉमन है, 1 प्लस t² प्लस 1 प्लस 1/t²। तो जो नीचे और ऊपर आ रहा है बच्चे वो सेम ही है, a से a कट जाएगा तो ये 2 है। तो ये LHS, ये LHS। तो RHS इक्वल टू LS, तो ये आ गया, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो ये याद भी रखना, तो आराम से एक बार ध्यान से देख लो, ये वो रिजल्ट है जो याद रखेंगे। और इनफैक्ट मैं इसको प्रॉपर जगह पे आपको लिखा भी दूंगा, सो दैट आपको ये भी पता रहे अच्छा ये तीनों के लिए। क्लियर है बात? क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। हाँ, तो अब देखिए इधर, इफ PFQ इज ए फोकल कोड ऑफ दिस सच दैट PF इक्वल टू दिस एंड QF। तो ये क्या बोल रहा है? ये फोकल कोड की बात कर रहा है, और इनफैक्ट फोकल कोड के सेगमेंट्स की ही बात कर रहा है क्या बच्चे? PF और Q, PFQ की ही बातें कर रहा है क्या ये? तो क्या करूं? मेरे को याद होना चाहिए 2a बराबर 2 टाइम्स PF QF। अरे वही, हाँ बिल्कुल बच्चे, ये याद होना पड़ेगा। और एक की बात नहीं है, ये एक की बात नहीं है बच्चे, ये सबके लिए। तो 2a इक्वल टू 2 टाइम्स PF प्लस QF अपॉन P प्लस Q। तो बोलिए बच्चे 2a, इसके लिए a कितना है? a कितना है? 2 है। तो a 2 है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टाइम्स PF कितना है? 6 इंटू QF अपॉन PF 6 प्लस QF। तो थोड़ा अच्छे से देखिए बच्चे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 प्लस 4 QF इक्वल टू 12 QF। तो 24 इक्वल टू 8 QF। तो QF का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? QF इक्वल टू 3। क्या बच्चे बात क्लियर है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करा जा सकता है क्या? तो फोकल कोड के सेगमेंट्स की बात कर रहा था, इसलिए ये फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। ठीक है,
अरे चिपका दिया जब इसलिए वाला था। हाँ बिल्कुल, आगे वाला क्वेश्चन। हाँ बच्चे बोलिए, फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल formed inside the parabola whose one vertex is at the vertex of the parabola। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस, बच्चे गौर से देखिएगा, ये आप बच्चे खुद से करने की कोशिश करो, होना चाहिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, ये वाला। तो अब बच्चे क्या करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो एक वर्टेक्स तो यही है, अब दूसरा वर्टेक्स। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा तो बच्चे इसके वर्टेसेस ऐसे ही होने पड़ेंगे, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। भाई या तो तुम मान लो या तो तुम्हें फिर बाद में पता चल जाएगा कि देखो बच्चे ध्यान से सुनो यहाँ पे, या तो आप क्या करो, इसको P पॉइंट मान लो और इसको Q, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, और फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये वाली साइड इक्वल करना, ये वाली साइड इक्वल करना, तो यहां से T1 T2 में एक रिलेशन आ जाएगा। बाकी हाँ T1 इक्वल टू माइनस T2 आ जाएगा अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल करोगे तो। बाकी मैं तो आपको सीधा ही बता देता हूं बच्चे कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनना है और एक वर्टेक्स यहाँ है तो बच्चे जैसा इधर होगा वैसा इधर, मतलब सिमेट्रिक होगा। ये चीज कैसा होगा बच्चे, सिमेट्रिक होगा। तो मतलब ये तो मैं बोल सकता हूं ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल ऊपर और नीचे एकदम सिमेट्रिक होगा। तो अगर इसको मैं बोलता हूं 80 स्क्वायर 280, तो ये होगा बच्चे 80 स्क्वायर माइनस 280। एग्जैक्ट सिमेट्रिक होगा, मतलब ये डबल ऑर्डिनेट होगा, एग्जैक्ट सिमेट्रिक होगा, ये ऊपर तो ये नीचे। बाकी अगर किसी को नहीं रास आ रही है बात तो इसको T1 इसको T2 मानना और ये डिस्टेंस इक्वल करना, उसके बाद समझ जाओ। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो यहां तक अपने को क्लियर है। तो अब इसका एरिया कैसे निकालें? तो इसका एरिया निकालने के लिए बच्चे देखिए, ये वाला डिस्टेंस 280 है और ये वाला डिस्टेंस 80 स्क्वायर। तो अपन लगा देते हैं ये 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 इक्वल टू दिस बाई दिस। तो अगर ये करोगे तो 2/t आएगा। और ये तो मैं सीधा भी लिख सकता था, क्योंकि मुझे MOP पता है ना, MOP पता है मुझे, 2/t होता है वो। अरे OP का स्लोप पता है ना, 2/T1 प्लस T2 यहां 0 हो गया इसलिए 2/t। तो यहां से 1/√3 इक्वल टू 2/t। तो t का वैल्यू क्या आ गया, 2√3। तो t इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो t का वैल्यू मिलते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट मिल गया। a का वैल्यू दिख ही रहा है, a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 है। तो बच्चे इसको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अपने को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा। तो भाई t का वैल्यू है, a का वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ये मिल गया, तो निकाल सकते। अब इसमें भी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, t का वैल्यू, a का वैल्यू, तो आराम से एरिया निकाल सकते हो। पर बच्चे कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे बेस्ट है? कौन सा कौन सा? हाँ बिल्कुल सर, इक्विलेटरल के लिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर अपन ये लगा सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये लगा सकते हैं। अब साइड का लेंथ कैसे लाऊं मैं? अब कुछ लोग OP निकालेंगे, OP भाई ये भी साइड का लेंथ ही है। कुछ लोग PQ निकालेंगे, तो देखो मैं निकालूंगा PQ का डिस्टेंस देखो बच्चे 280 और 280 480 हो गया, 280 480। अरे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 480, तो इसलिए मैं PQ ही निकाल दूंगा, तो मेरा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है ना अब वो है ये, तो PQ का लेंथ निकाल दो तो 480, तो ये आ जाएगा। तो PQ देख लो बच्चे, PQ इक्वल टू 4, a का वैल्यू 2 इंटू t का वैल्यू 2√3, t का वैल्यू ये है ना 2√3, 480 है ना, तो ये आ जाएगा 16√3। तो ये आ जाएगा बच्चे √3/4 इंटू 16√3 का होल स्क्वायर। हाँ बच्चे आप OP निकाल लेना, ये भी इतना ही लेंथ आएगा। हाँ तो √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये 16 का स्क्वायर तो इससे कटेगा, तो 64 इंटू 3√3, तो 64 तो कितना 192√3, तो ये आंसर आपका आएगा।
तो बिल्कुल बच्चे ये आंसर आप निकाल सकते हो। बाकी भाई बच्चे मैं तो ये बोल चुका हूं कि दिस इज द बेस्ट मेथड जिससे आप बहुत जल्दी आंसर लिख सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग, है ना, बहुत ज्यादा। बाकी बाकी समझ में आना चाहिए कि हाँ यार तीनों वट्टे से जी आगे तो डिटर्मिनेंट लगा सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हो, हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो, हीरोइन का भी आता हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे। हाँ ये बहुत ही क्या बोले इस क्वेश्चन में, ट्राई करो बच्चे। अब क्वेश्चन है जिसमें एक चीज का बार बार यूज कर रहा है ये, तो कोशिश करिएगा खुद का। हाँ तो देखिए बच्चे, एक ट्राइंगल है, नहीं ट्राइंगल कहीं का है, एक ये अपना इसने दिया है कि भैया ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, इसके a quadrilateral is inscribed in the parabola and 3 of its sides passes through fixed points on the parabola axis। तो फिक्स पॉइंट्स है पैराबोला, तो मान लेते हैं ये है, ये B है, ये कहीं C है, ये कहीं D है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया गया। अब इसने खुद ही बोल दिया भाई इसकी 3 साइड्स है जो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है पैराबोला की एक्सिस पे। मान लेते हैं ये साइड पास हो रही है कहीं A या K1,0 से, ठीक है। ये दूसरी साइड, ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड मान लेते हैं कहीं K2,0 से हो रही, और ये भी मान लेते हैं कहीं K3,0 से हो रही। तो ये 3 साइड्स है इसकी, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, हाँ कोई सी मान लो आप, 3 साइड्स फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ये और ये। तो अब अपने को प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना कि जो फोर्थ साइड है, जो फोर्थ साइड है वो भी इसकी एक्सिस पे एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। तो ये अपने को प्रूव करना है कि ये साइड भी एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। तो इस साइड को अपने को, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 3 साइड से क्वाड्रिलेटरल की वो 3 फिक्स पॉइंट से पास हो रही है पैराबोला की एक्सिस पे। अब अपने को दिखाना है कि फोर्थ साइड भी होगी, तो इसके लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा, अपने को ये करना पड़ेगा, इसको T1 ले लेते हैं, इसको T2, और अभी तक समझ में एक चीज आनी चाहिए, अगर ये पैराबोला की एक्सिस पे फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है तो बच्चे देखो, अगर इसका T1 T2, इसका T1 T2 है, इसके एंड्स T1 T2 है इस कोड के, और ये अगर पैराबोला की एक्स एक्सिस पे फिक्स पॉइंट से पास हो रही है तो T1 T2 इक्वल टू माइनस K/A। तो यहाँ पे K1 है बच्चे, ये समझ में आया। AB है, ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, दैट मीन्स T1 T2 इज -1। यस भाई, पिछले लेक्चर में जाओ, अगर पैराबोला की कोड T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कोड फिक्स पॉइंट से अगर पास होती है तो T1 T2 माइनस K/A। तो यहां पे K की जगह K1 है। हाँ इसके बाद में ये भी कर रही है, BC भी, ये तो आया AB के कारण। अब BC के कारण क्या आएगा, BC भी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, दैट मीन्स इसके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट T2 T3 इज इक्वल टू माइनस K2/A। और फिर ये भी अपन ने मान लिया है AD भी फिक्स पॉइंट है, तो AD भी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो T1 T4 इज इक्वल टू माइनस का K3/A। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आती है बिल्कुल। अब अपने को प्रूव करना है, ये तो अपने को गिवन है, ये तो गिवन था। अब अपने को प्रूव करना है कि CD फिक्स पॉइंट से पास होगी, तो CD के लिए अपने को प्रूव करना है। तो CD के लिए अपने को ये दिखाना पड़ेगा कि T3 T4 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर अपने को ये प्रूव करना है कि CD फिक्स पॉइंट से पास हो पैराबोला की एक्सिस पे, तो अपने को ये प्रूव करना पड़ेगा T3 T4 इक्वल टू कांस्टेंट। T3 T4 कैसे कर सकते हैं यहां से अपन, तो बच्चे इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3, और यहां यहीं से कर सकते हैं। तो T3 T4 निकालने की कोशिश करो, T3 T4 निकालने की कोशिश करोगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या, अगर आपको निकालना है T3 T4 तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3, और फिर आपको कौन नहीं चाहिए, T1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा T1 T2 T3 T4। अब आपको कौन नहीं चाहिए, T1 T2, तो डिवाइड बाई 1 कर दो। ऐसा करो, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मुझे T3 T4 चाहिए था,
और इससे डिवाइड कर दिया, तो देखो ध्यान से, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो T3 T4 का वैल्यू आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था अपने, -K2/A माइनस K3/A और -K1/A। तो इसको ध्यान से देखिए बच्चे, K2 K3 माइनस का ही रह जाएगा, K2 K3 अपॉन A K1। अब ये कांस्टेंट आ गया, देखो ये तो कांस्टेंट ही है, तो यहां से आ गया बच्चे T3 T4 इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आ गया, तो अपन बोल सकते हैं कि CD विल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, CD विल पास थ्रू फिक्स पॉइंट ऑन पैराबोला एक्सिस, खत्म। क्यों? क्योंकि इनके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया, तो ये पास करेगा। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और खुद से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया भाई, काफी अच्छा दिमाग लगाया आपने। हाँ, तो आगे वाला बच्चे, ये एक छोटा सा पॉइंट है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। अपन ये कर चुके हैं सर्कल में, तो वो तो समझ में आता है ना, अरे पैराबोला के रेस्पेक्ट में क्या क्या बातें होनी है। ये पैराबोला है, मान लो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसमें देखो बच्चे, ये पॉइंट्स होंगे, ये पैराबोला के अंदर होंगे, ये पॉइंट इनसाइड है, ये पॉइंट ऑन द पैराबोला है, ऑन है, और ये पॉइंट आउटसाइड। तो इसके लिए अपन सर्कल में क्या करे थे बच्चे, एक देखो अपन ने इसको s बोला था, अब s इसमें क्या बोले, तो s इसमें बोलना पड़ेगा बच्चे y स्क्वायर माइनस 4x1, इसको s बोलेंगे, ठीक है क्या। और p पॉइंट अपन x1 y1 लेते ही थे, फिर s1 आता था, s1 क्या आएगा, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, तो ये s1 आया था। इसके बाद में अपन कंडीशंस बनाया था, इफ पहला कंडीशन, अरे s1 निकालने के बाद पहला कंडीशन, इफ s1 लेस देन 0 इनसाइड पैराबोला, वो पॉइंट कहां होता था, इनसाइड, और s1 इक्वल टू 0 ऑन द पैराबोला, ऑन पैराबोला। और तीसरा कंडीशन, इफ s1 ग्रेटर देन 0 आउटसाइड पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला, ठीक है क्या। तो ये कंडीशंस होती थी, यहां पे मैंने s1 इसको माना, उसके पीछे क्या खास वजह रही होगी, तो इसलिए मैंने s1 इसको माना या s इसको माना, सो दैट वो जो अपन ने कंडीशंस 3 सीखे थे ना सर्कल में, वो सेम ही रह जाएं, सो दैट वो अपना को कंफ्यूजन ना करे। क्या बोला मैंने, ये मैंने s1 इसी को क्यों माना, सो दैट ये कंडीशन सेम रहे। तो इसलिए अब मैं समझा भी देता हूं इसमें भी एक बार आपको। देखो बच्चे ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट के लिए s1 का वैल्यू कितना है, 0। इस वाले पॉइंट के लिए s1 कितना है, 0, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 0 है, मतलब y1 स्क्वायर, मतलब s1 बराबर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 का वैल्यू कितना है, 0। इस पॉइंट के लिए 0 है। अब देखो बच्चे ध्यान से देखिए, अब मैं इसके इधर जा रहा हूं, एक पॉइंट ये ले रहा हूं, तो अगर इधर जा रहा हूं तो इस पॉइंट के लिए s1 कैसा आएगा, देखो ध्यान से, ये वाला वैल्यू यहां 0 था, ये वाला वैल्यू यहां 0 था। अब मैं इस पॉइंट पे गया तो यहां पे कुछ x1 y1 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट था, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट तो सेम है क्या, ऐसे जा रहा हूं मैं, फिर समझाने के लिए मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लिया है इससे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो सेम रहा, मतलब ये वाली चीज तो y1 स्क्वायर माइनस 4x1। तो देखो बच्चे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए ये तो सेम रहा, और x कोऑर्डिनेट यहां से बढ़ गया, x कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो गया और ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। देखो ये तो सेम रहा और ये x1 का वैल्यू बढ़ गया, तो मतलब जो नेगेटिव वाला चीज था वो बढ़ गया। पहले इसका वैल्यू यहां कितना था बच्चों, इसका वैल्यू 0 था, इस पॉइंट पे जब आए, इस पॉइंट पे जब आए तो ये तो उतना ही रहा, पर इसका वैल्यू बढ़ गया, तो मतलब ये नेगेटिव वाला चीज बढ़ गया, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। क्या बोला मैंने, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 था, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए x1 का वैल्यू बढ़ गया, x1 का वैल्यू बढ़ गया और ये सेम रहा, तो मतलब ये नेगेटिव वाली चीज बढ़ गई, इसलिए ये तो उतना ही रहा, ये बढ़ गया इसलिए ये नेगेटिव हो जाए। इधर आएंगे तो क्या होगा बच्चे, इस वाले पॉइंट के लिए y1 स्क्वायर माइनस 4x1। देखो बच्चे, इस पॉइंट का भी y ये तो सेम रहा,
और ये डिक्रीज हो गया, तो यहां पे ये 0 था, तो यहां पे ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये तो सेम रहा पर नेगेटिव वाला क्वांटिटी कम हो गया, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो ये इसका लॉजिक है, समझ गए? तो मतलब इस वाले पैराबोला के लिए मैंने बता दिया। अब तुम दूसरे पैराबोला के लिए क्या करोगे? मैं बोलूंगा इसके लिए तुम इस वाले पैराबोला के लिए एस कैसे लिखोगे या S1 कैसे लिखोगे? तो इसके लिए भी S1 ऐसे ही लिखा जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस 4ay1। तो कुल मिला के सर ये याद कैसे रहेगा, इसके लिए उसके लिए? तो सीधी सी बात याद कर लो बच्चे, स्क्वायर वाला पॉजिटिव, स्क्वायर वाला पॉजिटिव, स्क्वायर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। S1 लिखते टाइम स्क्वायर वाला कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। देखो इसमें भी स्क्वायर वाला पॉजिटिव है, इसमें भी स्क्वायर वाला पॉजिटिव है, और ये सब छोटा छोटा चेंज सब में आएगा, हाइपरबोला में, पैराबोला में, इलिप्स में, सब में आएगा। कैसा? इसमें मैंने बोला सर्कल में अपन S1 निकला सीखे, फिर इसमें क्या ध्यान रखना कि स्क्वायर वाले को पॉजिटिव रखना। यहां स्क्वायर वाला ये है और यहां स्क्वायर वाला ये है, तो इसको पॉजिटिव। अब कोई बोल दे इसके लिए S1 लिखो तो लिख दोगे, लिख दोगे, मुझे पता है, पक्का पता है कैसे लिखोगे। S1 बराबर स्क्वायर वाले को पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर वाले को पॉजिटिव रखना है बस अपने को। तो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब जो स्क्वायर वाला आया है उसको क्या रखना है बच्चे, पॉजिटिव रखना। क्या ये बात क्लियर होती है? बहुत अच्छे से, स्क्वायर वाले को पॉजिटिव। तो इसमें केवल एक चीज है, सेम सर्कल वाले क्वेश्चंस में यहां बना सकता हूं, कोई फायदा नहीं है उनका। याद रखो पैराबोला के रेस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन अंदर है या बाहर है, क्या कंडीशन लगेगी, वही कंडीशन। अरे ये जो सर्कल में पढ़ के आए वही तो कंडीशन है। अरे पढ़ के आए ना बच्चे, यही लिखा था ना। बस इसमें नया चीज जो सीखा है वो ये है कि S1 कैसे लिखेंगे, तो वो मैंने बहुत क्लियरली बता दिया है। ये पैराबोला है तो S1 ये पैराबोला है तो S1 ये पैराबोला के लिए। तो मैंने स्क्वायर वाले को पॉजिटिव रख के लिख दे, खत्म। अब क्वेश्चन कुछ भी बनाए हो ही जाएगा। अरे कुछ भी क्वेश्चन बनाए हो ही जाएगा। तो सर्कल में बहुत गजब क्वेश्चंस किए थे, दो जाके देख लो, अभी नहीं देखे हो तो। बाकी इसका कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर ऐसे लेक्चर्स चाहते हो बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बिल्कुल बताइए। अगर उनको कोई डाउट आ रहा है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ऐसे दिक्कत आ रही है ना, तो उसको एक बार बता सकते हो। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।